बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ दूसरों का भी। आज व्यूअर्स मैंने आपसे बात करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की। व्यूअर्स मुझे याद है कोई 10-15 साल पहले जब यंगर ईयर्स में मीडिया में काम करती थी तो बड़ी दफ़ा ऐसी कोई चीज़ निकल आती थी अखबार में, किसी ने कोई तस्वीर छाप दी किसी की ऊटपटांग किस्म की। बाद में पता चला कि एक्चुअली वो उस इंसान की तस्वीर नहीं थी, काट के उनका चेहरा लगा दिया गया और पकड़ा भी नहीं जाता, क्योंकि जब आप उसको चेक करते हैं नॉर्मल अपनी आँख से तो आपको नहीं पता चलता। आर्टिफिशियली चेक करें तो पता चलता है कि हाँ ये तस्वीर जो है ये ऑल्टर हुई हुई है, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं डॉक्टर हुई हुई है। उस वक्त भी डर लगता था, लेकिन अब तो ज़माना पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ज़िंदगी में बहुत आसानी भी पैदा हुई है, बहुत से ऐसे मामलात हुए हैं जिनसे पॉजिटिविटी भी आई है और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों ने बेनिफिट्स भी हासिल किए हैं, फाइनेंशियल गेन भी हासिल किए हैं। लेकिन जब उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेगेटिव कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के लिए मसाइल खड़े किए जाते हैं, तो ये फिर एक बहुत ही नेगेटिव अमल हो जाता है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और कह रहे हैं ये जुगन गाना गा रही है और डांस कर रही है, या जुगन बैठ के कहीं पे गालियाँ निकाल रही है, मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ कि किसी का भी के ऊपर मैं बात क्यों डालूँ, और एकदम से आप कहें कि यार वैसे तो बड़ी नॉर्मल सी होती है, यहाँ पे इतनी वियर्ड तरीके से क्यों बिहेव कर रही है। तो अवाम में जैसे कि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और बहुत से और लोगों को, उनको नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अब आजकल के ज़माने में बाकायदा एक बंदे को बिठा के उससे जो भी बातचीत करनी है पूरा आपने ड्रामा करवा लिया, उसके बाद उस बंदे के चेहरे की जगह आपका चेहरा लगा दिया गया और आपकी ही पुरानी ऑडियोज़ को इस्तेमाल करके उसमें मिक्स एंड मैच करके पूरी की पूरी एक वीडियो ऐसी तैयार कर दी जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जुगन काजिम कोई बड़ी गलत बात कर रही है या कोई फहाश हरकत कर रही है, कुछ इस तरह का कर रही है जिससे उसके लिए मसला पड़ेगा। देखिए, एक तो लोग एक दूसरे को तंग करने के लिए ये चीज़ें करते हैं यंगर जनरेशन में भी, या फिर कभी कोई फ़नी चीज़ हुई, किसी क्रिकेटर का चेहरा किसी सिंगर के ऊपर लगा दिया और उन्होंने गाना गा लिया तो वो उस पर बड़ी हंसी मजाक हुआ। लेकिन जहाँ पे लोगों के करियर्स बर्बाद होते हैं, ऑफ कोर्स आप फ़ौरन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी आपके साथ नेगेटिव चीज़ की जाए तो आप फ़ौरन से पहले FIA से रब्ता करें। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है पाकिस्तान की, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको गाइड भी किया जाएगा, आपके साथ डील भी किया जाएगा। लेकिन बात यहाँ तक पहुँचती क्यों है? इस लेवल पे AI का मिसयूज़ क्या जायज़ बात बनती है? वैसे तो पूरी दुनिया में ही ये किया जा रहा है और बेसिकली यंग लोग जो हैं वो इन एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो गए हैं। ऑलरेडी रीलें, सोशल मीडिया, इन चीज़ों से जान नहीं छुटती। अच्छा, AI के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़, ChatGPT बड़ी अच्छी चीज़ है, एक तरह से आपको बड़ी हेल्प करती है, लेकिन बच्चे पूरी अपनी स्कूल की, कॉलेज की असाइनमेंट्स जो हैं वो ChatGPT से लिखवा लेते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, उनके बेटे ने एक बहुत बड़ी कोई 80 पेज की एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, कहीं हैंडओवर करने के लिए, कोई वकालत की कोई चीज़ थी उसके अंदर, तो कोई 80 पेज की रिपोर्ट तैयार करनी थी। उस लड़के ने सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल से कोई 1 हफ़्ते में तैयार कर दी। अच्छा, बॉसेस तो बड़े इंप्रेस हुए कि यार ये तो हमने आपको अगले 6 हफ़्ते का टास्क दिया था, आपने 1 हफ़्ते में ही 80 पेज की आपने एक रिपोर्ट लिख दी। व्यूअर्स, 80 पेज की टाइप करके रिपोर्ट लिखना कोई आसान काम नहीं है, 8 पेज में जान निकल जाती है बंदे की। उसने पूरा ChatGPT के थ्रू उसको लिख दिया। लो जी, अफसरों ने भी कहा कि अच्छा काम किया, उसने आगे प्रेजेंट कर दिया। वो वहाँ प्रेजेंट करते हुए पकड़ा गया और अच्छी खासी उस बंदे की के लिए एक एम्बैरसिंग सिचुएशन खड़ी हुई और कंपनी के लिए भी मसला पड़ा जो लॉ ऑफिस था। सो व्यूअर्स, बात ये है कि इसी तरह मुझे याद है हम छोटे होते थे तो क्लिफ्स नोट्स होते थे, आप उन क्लिफ्स नोट से ना किसी भी किताब का खुलासा पढ़ लेते थे कि इसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं, लेकिन जब तक आप किताब नहीं पढ़ते थे आपको नहीं पता चलता था कि है क्या। उसी तरह ChatGPT या AI के थ्रू अपनी असाइनमेंट्स करना, अपने दफ्तरों के काम करना, कोई भी काम करना, ये फिर चीटिंग के ज़ुमरे में आ जाता है। और प्लीज़ ये मत सोचें कि आज अगर आप ये मामला कर रहे हैं तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज़ें क्रिएट कर सकती है तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन चीज़ों को पकड़ भी सकती है और इवेंचुअली ये चीज़ें पकड़ी भी जाएंगी। और अगर खुदा न खास्ता किसी की रेपुटेशन ख़राब होती है, किसी का काम ख़राब होता है आपकी इस हरकत से, तो क्योंकि ये चीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर की जाती है
तो फिर आप पे केस भी बन सकता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को अवेयरनेस दें। अगर वो आपको ऐसी कोई वीडियो या चीज़ फ़नी सी दिखाते हैं कि देखें मामा या देखें बाबा मैंने ये बनाया, तो देखें अगर किसी और की वीडियो देख के आपको हंसी आ रही है तो आपकी वीडियो भी तो देख के कोई हंसेगा। कल को किसी ने आपके बारे में ऐसी चीज़ की तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। सो दूसरे के लिए हमेशा वही पसंद करें जो अपनी ज़ात के लिए करते हैं, और यंग लोगों को गाइड करना हमारा काम है। जो चीज़ें हमें फ़नी लग रही होती हैं, हो सकता है वो किसी इंसान के घर में, उनकी फैमिली में, उनकी पर्सनल लाइफ में बड़ा मसला खड़ा करें। लोगों के व्यूअर्स पूरे पूरे करियर बर्बाद हो जाते हैं। किसी भी बंदे के अब चेहरे के ऊपर कोई भी चीज़ लगा के उनके ज़िम्मे डाली जा सकती है। ये एक बहुत मेजर लम्हा फ़िक्रिया है और इसके बारे में सोचना भी ज़रूरी है और इससे रिलेटेड एक्शन लेना भी ज़रूरी है। और घरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, कोई लड़की है, उसकी कोई वीडियो इस तरह की कोई उसके क्लास फेलोज बना के वायरल कर देते हैं, इस किस्म की कोई फजूल वीडियो जिसमें वो कोई फहाश या कोई गलत काम कर रही है या गाली गलोच कर रही है, बदतमीज़ी कर रही है, वो उसके अम्मा अब्बा को पहुंच जाए, तो आप मुझे बताएं कि किस लेवल का अजाब बरपा होगा इस बच्ची के घर में। और कौन जाके उसके अम्मा अब्बा को समझाएगा कि ये वीडियो जो है ये असल में उसके बाकी स्टूडेंट्स ने मजाक में बनाई थी तो वो बड़ी फ़नी थी। मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी हैं कि बच्चियां जो प्रॉपर हिजाब करती हैं उनका चेहरा उतार के किसी ऐसी अक्रॉस द बॉर्डर की एक्ट्रेस के मुंह के ऊपर लगा दिया और वो डांस कर रही है। अब जो बच्ची हिजाब करती है, अबाया पहनती है, उसका चेहरा उतार के ऐसी चीज़ पर लगाने का बनता है व्यूअर्स? कोई बंदा है, कोई लड़का है, वो ज़रा शायसा है, उसकी कोई चीज़ शक्ल उतार के किसी बंदे ने डांस कर रहा है, कोई अमेरिकन या गोरा या वटेवर, वो कर रहा है अपनी सिर्फ पैंट पहन के या सिर्फ निकर पहन के, उसका चेहरा उसके ऊपर लगा के आपने वायरल कर दिया। देखिए उसके लिए कितनी शर्मिंदगी के बायस बनेगी ये चीज़। देखिए जो चीज़ 2, 4, 5 लोगों के बीच में होती है वो चलो हो गई, ख़त्म हो गई, निकल गई बात। लेकिन जो चीज़ आपने सोशल मीडिया पे डाल दी, जो आपने व्हाट्सएप पे लोगों को भेज दी, वो तो फिर वायरल हुई। और अगर चले हर चीज़ नहीं वायरल होती, लेकिन अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में अजाब आ जाता है, किसी के कॉलेज में ऐसी चीज़ वायरल हो जाती है, किसी के दफ्तर में ये चीज़ वायरल हो जाती है। अमेरिका में पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इसी तरह किसी ने वीडियो बना के ना बॉस की लगा दी। वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट फायर किया गया, क्योंकि ना सिर्फ वो वीडियो जो है वो जिस बंदे ने बनाई डिपार्टमेंट के, उसने, डिपार्टमेंट के हेड ने भी देखी, उसने भी उस पर बड़े मजाक वाले कमेंट्स पास किए, बड़े लोगों ने किए। कंपनी के हेड थे, उनके पावर में था, उन्होंने पूरी की पूरा डिपार्टमेंट ही फारिग कर दिया कि मतलब इस उम्र पे, इस स्टेज पे ज़िंदगी में अब ये हरकतें की जाएंगी। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान करें, मोहतात होके चलें। बैंक से फेक कॉल्स आ जाती हैं, AI जनरेटेड। अब लोगों ने कॉल्स ऐसी क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं कि प्रॉपर लोग फ़ोन करके रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, 1 अप्रैल को, आई एम सॉरी, बहुत से लोगों ने बहुत स्टूपिड हरकतें की और 90% वो AI से रिलेटेड फ़नी और सिली चीज़ें थी। भाई आपको इतनी फ़नी लग रही है, आप अपनी बना लेना, अपना मजाक जितना उड़ाना है उड़ाएं, दूसरों को क्यों ख़राब कर रहे हैं आप। और अपने जहन में ज़रूर ये सवाल रखें कि अगर ये चीज़ मेरे साथ हो रही होती तो मेरे पे क्या गुजरती। तो फिर ऐसी चीज़ को फॉरवर्ड भी ना करें। हो सकता है कि आपने नहीं इस चीज़ को किया और किसी ने सिर्फ आपको भेजी है। जब आप उसको फॉरवर्ड भी करते हैं तो आप भी एक क्रिमिनल बनते जा रहे हैं, और ये भी साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आती है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि FIA से रब्ता करें। FIA के साइबर क्राइम के विंग से जब आप रब्ता करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक दफ़ा इंसान एम्बैरेस हो जाता है तो हर बंदे को जा के आप पकड़ के तो नहीं बता सकते ना कि वो वीडियो फेक थी, वो वीडियो फेक थी। मेरे बारे में भी पिछले दिनों में बड़े लोगों ने बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स मेरे बारे में पास की, बड़ी चीज़ें कही। मैंने उस पर कमेंट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। भाई मैं क्यों करूं? मैंने अब रब को जान देनी है और मैंने अपने जिधर मैं काम करती हूँ वहाँ के अफसरों को जवाब देना है। उसके अलावा आई डोंट गिव ओ एनीवन एन आंसर और अ रिप्लाई और अ रिस्पॉन्स। हम एक छोटी सी चीज़ को पकड़ लेते हैं, 20 मिनट का कोई वाक़या होगा, उसमें से हम 1 या 1.5 मिनट की बात निकाल के, उसकी वीडियो निकाल के, जिसको हमने जलील करना होगा उसको लगा देंगे और वायरल कर देंगे। सो व्यूअर्स प्लीज़ 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 हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनना है और हमने खुद भी ऐसी चीज़ें नहीं फॉरवर्ड करनी, और हमारी जो यंगर जनरेशन है उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। और कम से कम पेरेंट्स की और स्कूल्स की ये जिम्मेदारी है कि अपने ज़िम्मे में जो बच्चे आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें और इसके नुकसान भी बताएं। और यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से भी पहले स्कूल के लेवल पे बच्चे 6ठी 7वीं जमात में आएँ
तो कोई क्लास ऐसी होनी चाहिए साइबर क्राइम से रिलेटेड हर स्कूल के अंदर, जहाँ पे गाइडेंस दी जाए कि बेटे ये है। जैसे कि हर बच्चे को पता है कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, उसका फाइन भी होगा और आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। सो ये चीज़ें आम नॉलेज का हिस्सा होना चाहिए। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आज कुछ ऐसे अजीम लोग हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरीज हैं, उनको भी ट्रिब्यूट पेश करना है, लेकिन पहले हम शेफ़ तैयबा की तरफ रुजू करेंगे। मेरी बहुत ही प्यारी बहन जो आज हमें रेसिपी से रिलेटेड तो गाइड करेंगी, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड भी मेरी तरह एक माँ होने के नाते परेशान भी बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? यार आज मैं ज़रा परेशान हूँ, इसलिए क्योंकि देखो जब मैं ये चीज़ें ऑन एयर डिस्कस कर रही होती हूँ तो कॉन्स्टेंटली मेरे जहन में ये बात चल रही होती है कि या अल्लाह, अपने बच्चों को कहा भी है, गाइड भी किया है, लेकिन गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। बिल्कुल। और अगर कोई इस तरह की चीज़ किसी ने कर दी और मेरे बच्चों की वजह से किसी और को जहनी या जिस्मानी या फाइनेंशियल या किसी भी किस्म का नुकसान हुआ, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? इवन कि देखें, आप ये सोच लें कि उनकी फैमिलीज में बच्चे भी हैं, भाई बहनों के भाई साथ बहन हैं, बच्चे हैं, वो देखते हैं तो क्या उनके ऊपर गुजरती होगी, इमोशनली वो क्या फील करते होंगे इस चीज़ को। और कोई इंसान नहीं डिजर्व करता कि गलत फैक्ट्स और गलत इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन करते हैं लोगों के साथ कनेक्ट करके या वाबस्ता करके। ये भी बड़ी गलत बात है, मीडिया वालों के साथ होता है। भाई हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी आखिरत नहीं ख़राब करनी और ना ही दुनिया। जी, किचन में क्या बन रहा है दोस्त? किचन में आज बन रहा है चिकन रोल पराठा, और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। चिकन की मैरिनेशन के लिए मुर्ग का गोश्त सबसे पहले 1 किलो हम बोनलेस यूज़ कर रहे हैं, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप, प्याज 4 से 5 अदद, खीरे 3 से 4 अदद, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और इसकी सैम्पलिंग के लिए पराठा 10 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ 1 कप, सलाद के पत्ते 1 गट्ठी और केचप 1 कप। सबसे पहले आपने चिकन को जो है वो मैरिनेट कर लेना है और उसको आप स्ट्रिप शेप्स में काट लेंगे, बोनलेस चिकन को। और इसकी मैरिनेशन के लिए जितने मसाला जात मैंने आपको बताए हैं वो इसमें ऐड करके आप इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। और उसके बाद इसको आप एक पैन में डाल के इसका जो जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाएगा और ये अपने पानी के अंदर ही कुक हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पराठे कुक करके उसमें ये चिकन की स्टफिंग रख के साथ हम सलाद पत्ता जो मैंने आपको बताया, खीरे और अनियन रिंग्स की शेप में हम काट के वॉश करके ड्राई करके उनको भी ऐड करेंगे। साथ हम मायोनीज़ ऐड करेंगे और केचप ऐड करके इसको एक रोल की शेप दे देंगे। और आप चाहें तो इसके साथ मायो डिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इमली और पुदीने की चटनी वो भी इसके साथ अच्छी लगती है, केचप भी अच्छा लगता है, तो जो भी आप पसंद करते हैं वो डिप के साथ यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पराठा भी है और ये है, तो अगर आप ग्रीन चटनी का रायता बना के वो भी अगर डाल देते हैं तो थोड़ा सा उसका हेल्थ कोशेंट बेहतर हो जाता है। बट बच्चे हर चीज़ में केचप चाहिए। एक बच्चा तो मेरा बिल्कुल ही दीवाना हो गया है, वो जो मेरी छोटी वाली नूर जो है, हर चीज़ के साथ कहती है आई वांट टू हैव केचप विद दिस। मैंने कहा इसको केचप लगा कैसा इसके मुंह पे, ये नहीं मुझे समझ आया। लेकिन वो बुरी चीज़ नहीं है अगर आप घर में बनाते हैं, अगर घर पे बना, क्योंकि चीनी का जो एलिमेंट होता है ना वो टमाटर के केचप के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा एहतियात से अगर चलें तो बिल्कुल ये यूटिलाइज हो सकती है। और पराठा रोल एंजॉय करें, अगर सिर्फ स्टफिंग खानी है सैलड के साथ तो वो भी खा सकते हैं, पराठे रोल बच्चों को खिला दें। ये मील अगर आप तैयार करेंगे तो हर बंदा अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको खा सकता है। बिल्कुल राइट। सो एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक की तरफ जाने से पहले 2 बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटीज़ की आज डेथ एनिवर्सरी है। सबसे पहले रंगीला जी की बात करना चाहूँगी। आज 24 मई है और रंगीला साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आपका असल नाम मोहम्मद सईद खान था। कॉमेडियन, सिंगर, डायरेक्टर, राइटर, फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर। 1937 में आप पैदा हुए। एज अ पेंटर आपने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ किया। आपकी मूवी दाता से आपने अपनी फ़िल्म का फ़नी करियर का आगाज़ किया। इसके बाद मौला जट और मलंगी कैदी जैसी फ़िल्मों में आपने काम किया और बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। 600 से ज़्यादा फ़िल्मों में आपने काम किया, जिनमें उर्दू, पंजाबी और पश्तो फ़िल्में शामिल हैं। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और 24 मई 2005 में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। अब मैं बात करना चाहूँगी व्यूअर्स एक और बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी की, जो एक ड्रामा और फिल्म एक्टर हैं थे। वारिस और जैसे फेमस और काउंटलेस ड्रामों में आपने काम भी किया, एक्टिंग की। आगा
सज्जाद किश्वर की भी आज डेथ एनिवर्सरी है। 24 मई को आप हमारे से रुखसत हुए 2022 में। आईना, मेहरबानी, ज़िंदगी, खुदा के लिए जैसी फेमस फिल्मों में भी आपने काम किया। बहुत ही बेहतरीन एक्टर जिनका पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ भी एक बड़ा गहरा और प्यारा ताल्लुक़ था। हमारे लेजेंड्स में से एक रंगीला जी और आगा सज्जाद किश्वर साहब, दोनों को याद कर रहे हैं, उनको दुआ में याद रखिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे गैंग्रीन की। ये क्या चीज़ है, ये क्यों होती है और इससे बचा कैसे जा सकता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद सिराज हमारे साथ हैं। वर्ल्ड रिनाउंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, पेरियाट्रिक सर्जन है। हम कोशिश करते हैं कि उनको शो में ज़्यादा बुलाएं, लेकिन हम मसरूफ़ बहुत ज़्यादा होते हैं, सर्जरियाँ जो करनी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जुगन। डॉक्टर साहब, आपसे, आपको पता है हमेशा मैं ज़रा सा औखा टॉपिक डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से और उर्दू में समझा देते हैं हमारे व्यूअर्स को। वो अंग्रेज़ी की आपकी टर्मिनोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन देखें आवाम को समझ आनी चाहिए। अब जैसे गैंग्रीन, वो जो कहते हैं कि आय हाय डायबिटीज़ में पैरों का ख्याल रखना है वरना गैंग्रीन हो जाती है, तो गैंग्रीन का वर्ड सब जानते हैं, लेकिन वाबस्ता गैंग्रीन को डायबिटीज़ से ही करते हैं। लोगों के जहन में ये बात है कि डायबिटीज़ और गैंग्रीन जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो क्या गैंग्रीन सिर्फ डायबिटीज़ में होती है, ये आज मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ बात। और अगर हो जाए तो आई एम सॉरी, लोग ऐसे पैनिक में चले जाते हैं, ऐसा घबरा जाते हैं। और कभी कभार ऐसा सुना कि भाई गैंग्रीन हो गई थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसको रोक लिया, लेकिन बड़े केसेस में या तो पूरी की पूरी टांग कट जाती है और डेथ भी हो जाती है। बल्कि ज़िले हुमा साहिबा के साथ मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ मामला दरपेश आया था कि वो पाँव में, फिर पाँव से आगे, फिर नी कट हुई, उसके बाद फिर वो मामला कंट्रोल में ही नहीं आ पाया। तो व्यूअर्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। बिल्कुल शुरू में भी अगर पकड़ ली जाए चीज़ तो उसका बड़ा आसान अंदाज में इलाज किया जा सकता है। व्हाट इज़ गैंग्रीन डॉक्टर साहब? सबसे पहले गैंग्रीन क्या है? अच्छा, आसान लफ्ज़ों में फिर अगर उर्दू में ही समझाया जाए कि बॉडी का एक, हमारे जिस्म का एक टिशू है, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई है, इसको गैंग्रीन कहते हैं। उसकी ब्लड सप्लाई यानी खून की जो सर्कुलेशन है वो ख़त्म हो गई है और उसकी डेथ हो गई है। आसान लफ्ज़ों में इसको गैंग्रीन कहते हैं। सो वो लोग, क्योंकि बड़ी एक अवाम है जो एटलीस्ट पंजाब साइड पे कहती है कि ये उर्ली होती है जो लग जाती है, ये फंगस नहीं है, ये डेड टिश्यू है। फंगस में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और दोनों के इलाज में और बाकी मामलात में भी बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है। मासूम होते हैं लोग, नहीं पढ़े हुए होते, उनको कोई कह देता है। हमारे जानने वालों में एक पूरा ख़ानदान ऐसा था जिसको बैठ के समझाना पड़ा। हमारे घर में काम करती थी एक औरत, वो कहती थी आप जी है तो उर्ली की तरह होंगी है, सेट हो जाती। मेरे अब्बा जी की भी हुई सी तो वो ठीक हो गए। ये बिल्कुल मिथ ऐसी ही बनी हुई और उनकी डेथ पे डायबिटीज से ही हुई। एक पता भी नहीं होता और दूसरा जानना चाहते भी नहीं है। मतलब ये भी चीज़ है कि वो इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग वाले मामले में ही अपने आप को कैरी करते हैं। जिस भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई यानी खून की सप्लाई ख़त्म हो जाए तो वहाँ ऑक्सीजन जाना ख़त्म हो जाएगी। जहाँ ऑक्सीजन जाना ख़त्म हो जाएगी वहाँ गैंग्रीन हो जाएगी। अच्छा जुगन, दूसरे जो आपने बताया कि ये नॉट नेसेसरीली डायबिटिक्स में होती है, पर हाँ कॉमनली डायबिटिक्स में गैंग्रीन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये है कि खून की शरियानों के अंदर जब शुगर जमा होती है तो वो शरियानों का साइज़ कम हो जाता है और वो बंद हो जाती है। और वो बंद हो जाती है और ये प्रोग्रेसिवली, और जितने खून बंद हो जाएगा वो जगह बंद हो जाएगी। पर गैंग्रीन किसी भी जगह की हो सकती है। मतलब ब्रेन की गैंग्रीन हो जाती है, इंटेस्टाइन की गैंग्रीन हो जाती है और डिफरेंट ऑर्गन्स की गैंग्रीन हो जाती है। जैसे ही खून की सप्लाई बंद हुई उसने डेड होना है, वो गैंग्रीन हो जाता है। अच्छा, हम चूंकि देख लेते हैं जो अंदरूनी मामलात हैं वो तो इस तरह नज़र नहीं आते। तो जो नज़र आने वाली चीज़ें जैसा पाँव है, शुगर के मरीज़ में पाँव में कालक आना शुरू हुई या थोड़ी सी सब्ज़ रंग का शुरू होता है, फिर वो डार्क ब्लैक की तरफ जाता है, तो उसको हम गैंग्रीन कहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या गैंग्रीन और सेप्टिक होने का मतलब एक ही है? अच्छा, अब गैंग्रीन भी 3 तरह की है। ओके, पहले वो क्लियर करते हैं, फिर ये भी बता दीजिएगा पहले कि है क्या ड्राई वो गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन है बिल्कुल खुश्क किस्म की गैंग्रीन। खुश्क ये है जिससे ये लकड़ी हो जाती है। मतलब अक्सर लोग आते हैं उनके पाँव ऐसे जैसे लकड़ी बन गई है, सुकड़ गए हैं, सख्त हो गए हैं। उसमें ब्लड सप्लाई ख़त्म हुई, एक पॉइंट तक ख़त्म हुई, उसके बाद वो उससे अगला हिस्सा काला हो गया और वो उधर ही रुक गई, तो वो हो गई
ड्राई गैंग्रीन, बिल्कुल खुश्की की मार, अगर आप उसे रहेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे लकड़ी को आप टक 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 करें। दूसरी है वेट गैंग्रीन, जो आप बात कर रही हैं, जिस तरह वेटनेस, जिस तरह पानी फैलता है तो ये इन्फेक्शन की फॉर्म में फैलना शुरू हो जाती है, ये उधर लिमिटाइज नहीं होती और ये स्प्रेड करती है, बाकी टिश्यूज़ को भी लपेट लेती है अपने साथ। अच्छा, और ये सेप्टिसीमिया, जिसमें कहते हैं कि पूरे ब्लड में इन्फेक्शन चली गई है, उस पर सेप्टिसीमिया कॉज कर देती है और वो कॉज ऑफ डेथ बन जाता है। और वो वाला इन्फेक्शन जब पूरे बॉडी में ट्रेवल करेगा, पूरे जिस्म में जिस हिस्से में गुर्दा जाएगा, आपका उड़ जाएगा, गुर्दा, फेफड़े, जिगर आपका जो जी। है, और आपकी आंखें पीली होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अक्सर सेप्टिसीमा जब आपको पता है कि बहुत बिगड़ गया, जब वो आपके जिगर तक पहुंच गया और आपकी आंखें अब पीली होनी शुरू हो गई। ऐसे ही है, ऐसे ही ये भी एक है। अच्छा, इससे भी एक ख़तरनाक है, वो है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन ये है कि उसमें गैसियस फॉर्म में एक ख़ास ऑर्गेनिज्म है, क्लॉस्ट्रीडियम। अब वो थोड़ा टेक्निकली बताना पड़ेगा। ज़मीन पे कोई गिर गया डायबिटिक, रोड पे गिर गया, वहाँ से उसने टेटनस का टीका नहीं लगवाया, कोई ब्लेड लग गया शेव करते हुए, कोई लग गई उसमें चीज़ लग गई, कोई कट लग गया और उसमें वो जरासीम अगर जिसम में एंटर हो जाए, वो गैस की फॉर्म में फैलता है। और वो इसमें सबसे डेंजरस है क्योंकि उसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो 12 से 24 घंटे के अंदर फेटल हो जाता है, यानी मरीज़ की डेथ हो जाती है। उस पर जब हम मरीज़ को हाथ लगाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे इसके स्किन के नीचे किसी ने गैस भर दी है, और वो इसकी सबसे ख़तरनाक किस्म है। अब अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो गैंग्रीन तो ख़तरनाक है ही है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि बॉडी का कैटेगराइज के साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि कौन सी गैंग्रीन क्यों होती है, ये भी बता दीजिएगा ना साथ साथ। होती तो एक तो आपने समझा दिया ना कि शरीयाने कम हो गई, व्हाटएवर। अब गैस वाली एक गैस वाली ये है कि अगर ये ख़ास किस्म, जैसे कोई गंदी जगह पे गिर गया, कोई अस्तबल में गिर गया है जहाँ फुजला पड़े हुए हैं, या जिस तरह हमारे खेतों में जो लोग काम कर रहे होते हैं, किसी को ट्रैक्टर के कोई पार्ट्स लग गए, कोई जल गया है, तो इस केस में तो आपको पता है फौरन टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, पर वो भी लोग नहीं लगवाते, मैनेज नहीं करते। क्योंकि देखें, हमारा एक और जो डायलमा है वो ये भी है कि हमने सिर्फ डॉक्टर से रुजू नहीं करना ना, पहले पत्ते भी बांध लेने हैं, पहले धागे तवीज़ भी कर लेने हैं, फिर कुछ दुपट्टे भी बांध लेने हैं कुछ। तो वो वाले मामलात में जब हमारे तक पहुंचते हैं तो वो गैंग्रीन की एक उस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं कि जहां हमें फिर वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि किसी की टांग काट दी, किसी का पाँव रिमूव कर दिया, विच इज़ नॉट ईजी फॉर द डॉक्टर इवन। मतलब डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इस तरह के स्टेप्स लें, पर अब अगर जब मजबूरी होती है तो फिर इनएविटेबली उस इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए हमें ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अच्छा, एक सर्दी की वजह से भी गैंग्रीन हो जाती है। आयो रब्बा, कितनी को गैंग्रीन है, उसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। हाँ, वो मुझे पता है। हाँ जी, तो जो लोग बहुत एक्सट्रीम ऑफ, मैं कनाडा में रही हुई हूँ ना, तो मुझे याद है एक दफ़ा मेरे पाँव में दोनों में, और उसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं टेक्निकली, वो पाँव नीले होना शुरू हो जाते हैं। पर अगर इस सारे को समराइज़ किया जाए तो ये आसान लफ्ज़ों में, जब खून नहीं पहुँच रहा किसी भी ऑर्गन में तो उसकी में गैंग्रीन हो जाती है। तो फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे होने से पहले रोक जी, लें जी। या होते हुए रोक लें तो बेहतर नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें गैंग्रीन हो गई तो वो तो हिस्सा डेड होगा, उसे तो रिमूव एक तो 12 से 24 घंटे में आपको मार देती जी है। जी, जो गैस गैंग्रीन है। सबसे ज़्यादा सिम्टम है कि जो ड्राई गैंग्रीन है वो सडनली डेवलप नहीं होती, वो विद द टाइम डेवलप होना चाहिए। तो पहले दर्द शुरू होगी, सबसे बड़ी सिम्टम है दर्द। फिर अगर पाँवों की गैंग्रीन है तो कुछ कदम चलने के बाद जी दर्द हो जाती है, मैं इससे ज़्यादा नहीं चल सकता, मैं देख रहा हूँ कि मेरा पाँव जो है अगला हिस्सा ये काला होना शुरू हो रहा है, ये इसके अर्ली सिम्टम्स हैं जो ड्राई गैंग्रीन है। जो वेट गैंग्रीन है उस पर सीवियर पेन और वहाँ वो रेडनेस आ जाएगी, उसमें ब्लैकनिंग हो जाएगी, इसमें रेड होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा, पाँव में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन नज़र आना शुरू हो जाएगा, बुखार, जिस्म का टूटना, जिस तरह आप सेप्टिसीमिया कह रही थी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। गैस गैंग्रीन का जिस तरह मैंने बताया कि अलामतों में वो जगह फूल जाएगी, उस पर ऐसे होगा जिस तरह जिल्द के नीचे किसी ने हवा भर दी है, उस पर वो क्रैकल्स की साउंड आना शुरू हो जाएगी। शदीद दर्द, शदीद जिस्म टूटना, बुखार का होना और किसी भी दवाई से इस चीज़ को रिलीव ना मिलना, ये गैंग्रीन की अलामतें हैं। अगर अब कोई ऑलरेडी पेशेंट डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर है या शुगर का मरीज़ है
या गुर्दों का मरीज़ है या स्मोकर है। एक ये भी अगर आप आजकल गौर करें तो सिगरेट की जो डब्बी होती है उस पर उन्होंने गैंग्रीन की तस्वीर दी होती है। वो इसीलिए दी होती है कि स्मोकिंग का सबसे बड़ा जो इशू है वो ये गैंग्रीन है, क्योंकि शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, स्मोकिंग हो, ये सारी चीज़ें खून की नालियों को तंग कर देती हैं। और ये सारा प्रॉब्लम तभी होगा कि जब खून की नालियाँ तंग होंगी, और खून की नालियाँ तंग होंगी तो खून की सप्लाई नहीं पहुँचेगी और उसकी वजह से एंड अप हो जाएगा मरीज़ गैंग्रीन के साथ। तो डॉक्टर साहब क्या इसका कोई ब्लड टेस्ट वगैरह होता है? इसको चेक कैसे करते हैं? जैसे कि आपको कैसे, ऑब्वियसली आप तो बहुत एक्सपर्ट है, मैं बात कर रही हूँ कि इमरजेंसी रूम में जिस तरह आपको होता है, सबसे पहले हम लोग इमरजेंसी रूम में पहुँचते हैं जी। क्योंकि हमारे यहाँ जनरल प्रैक्टिशनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे ही। हर दूसरे 100 डॉक्टर के बाद कहीं एक आपको डॉक्टर मिलेगा जो एक चीज़ में स्पेशलाइज कर रहा है, प्लस वो जीपी भी है। ऐसे ही है। ज़ाहिर है वो उस चीज़ पे फोकस करेगा ना जो उनकी स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जनरल प्रैक्टिशनर पाकिस्तान में मिलते नहीं हैं। अब आप जाओ इमरजेंसी में, तो क्या इमरजेंसी वाला डॉक्टर पहचान लेगा ऐसी चीज़ को? या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? बिल्कुल मैं समझ सकता क्योंकि हूँ बड़ी कि- चीज़ इमरजेंसी रूम में मिस हो जाती है। बड़ी चीज़ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जो ब्लड की सप्लाई को हम डायग्नोज करते हैं, जो हमारे पास डायग्नोस्टिक या तशखीसी मोडेलिटी है वो है अल्ट्रासाउंड, और इस अल्ट्रासाउंड को कहते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर जो pregnancies में अल्ट्रासाउंड भी वो करते है हैं। जी कि बच्चे को सप्लाई जा रही है। जो ब्लड में एज सच कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, सेप्टिसीमिया का टेस्ट है कि पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल गई है, पर उससे ये तयन करना कि ये गैंग्रीन की वजह से फैली है कि कोई और वजह है, उसके लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमें ये मुतय्यन हो जाता है कि क्या खून बिल्कुल नहीं जा रहा, किस हद तक नहीं जा रहा, क्योंकि देखें दिल से लेके पाँव तक एक खून ने ट्रैवल करना है। तो अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर जो डॉपलर करते हैं उसमें हमें ये बताया था कि जी इसके घुटने के नीचे तक खून नहीं जा रहा। अब उसमें यह है कि वो पेशेंट मुझे कहेगा कि जी डॉक्टर साहब मेरे तो पाँव बिल्कुल ठीक है पर मेरे घुटने के नीचे तो खून की नाली बंद है। तो हम उससे कहते हैं कि आपके खून की जो मेजर नाली है वो तो बंद है, पर साथ अल्लाह की तरफ से छोटी छोटी नालियाँ काम कर रही हैं, पर वो भी किसी स्टेज पे बंद हो जाएंगी अगर आपने अभी इसकी एहतियात नहीं की। लाइक अगर आपको शुगर है, शुगर को मैनेज करें। अगर आपके लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें हैं, अल्कोहल है, शुगर है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं, तो इनको आप मैनेज करें। तो ये चीज़ें वो फिर कहेगा, वो डॉपलर बताएगा और वो डॉक्टर उसे गाइड करेगा। पहले पता चल जाता है उन लोगों को जो कि जाके खुद इसकी तशखीस करवाना चाहते हैं, और 90% 90 से भी ज़्यादा 90% जो, हाँ, जब तक कोई घर वाला ध्रुव के घसीट के नहीं लेके जाता। मैंने जवान लोगों की टांग कटी हुई देखी है डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक 28 साल के लड़के को जानती हूँ जिसकी टांग कटी हुई है नी कैप से नीचे। माशाल्लाह बहुत उसने अपने आप को फिजिकली फिट शिट कर लिया है। उसने मुझे अपनी जवानी की तस्वीर दिखाई, बिल्कुल जब छोटा सा था, मतलब तो बहुत ओवरवेट था, डायबिटिक भी हो गया, टाइप 2 बेचारे को डायबिटीज़ भी हो गई। माँ बाप ने नहीं नोटिस किया, वही गैंग्रीन, टांग कटी तो फिर कहता है कि आप ही, मुझे तब एहसास हुआ कि ज़िंदगी की क्या कदर है। अब आप देखें कि मेरा 6 पैक है। मैं कहती हूँ बेटे 6 पैक तो है, लत ते कट गई ना, फिर तो टांग ना कटे तो क्या वो बेहतर नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। टांग हो गया, बाजू हो गया, उंगलियां काट दी जाती है लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें ये होता है कि इसमें जो ठेस लगी वर्कर की किसी की, वही गैंग्रीन हो गई सारी, डॉक्टर ने काट दिया क्योंकि वो मर गई। बिल्कुल ऐसे ही, जिस तरह फ्रॉस्टबाइट में भी टिप्स खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो चूँकि आपने ये 6 पैक को मेंशन किया है, इस पे कई एम्बिशियस किस्म के लड़के स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस भी लगाना शुरू कर देते हैं फॉर वर्कआउट और बॉडी बिल्डिंग के लिए। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि गॉड फॉरबिड वो इंजेक्शन अगर आर्टरी में लग जाए, गॉड फॉरबिड, उसकी वजह से भी गैंग्रीन हो जाती है। तो ये, और इस पे एक और जो एक सोशल, मैं इसमें एक इशू, क्योंकि आपके प्रोग्राम में सोशल इश्यूज बहुत हाईलाइट होते हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, यंग ख़वातीन की, वो डिप्रेशन से बचने के लिए अपने आप को इंजेक्शन लगाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, वो शुरू में वेन्स में लगाती हैं वो। अच्छा, कई ऐसी होती हैं कोई डिप्रेशन, कई एडिक्ट हो जाती हैं, भाई हेरोइन की जो देखिए व्यूअर्स, ये चीज़ें सारी इलीगल हैं और क्राइम है, लेकिन देखें जिस तरह चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, उस तरह नशे भी लोग करते हैं,
कहीं ना जिनने ढूंढ रहे हैं वो पाताल से भी ढूंढ के ले आएगा। तो मैं बीइंग अ वुमन एंड एट अ सर्टेन स्टेज इन माई लाइफ, बात शुरू होती है नींद की गोलियों से रात को, जो कहीं कभी किसी इमरजेंसी रूम में गए, तबीयत नहीं ठीक है वो वटेवर, डॉक्टर ने कहा ये 5 दिन ये वाली आप गोली खा लें आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। लो जी ये तो बड़ी अच्छी गोली है, हर रोज़ वो खानी शुरू कर दी। अच्छा वो फीलिंग अच्छी लगी और शुरू कर दी, गोलियों से असर नहीं हुआ, इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, और फिर आई एम सॉरी आप में और एक हीरोइनची में कोई फ़र्क नहीं रहता जब आप फिर खुद से लगाते हैं, खुद से वेट लॉस के लिए तो भी यही हरकतें करते हैं। और उस पे ये है कि चूंकि मैंने रिसेंटली एक यंग लड़की की कोई उसका मिसहैप हो गया, देखिए हो जाते हैं लाइफ के अंदर, पर बिल्कुल इतना दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए कि उसने वो इंजेक्शन शुरू कर दिए, उसकी इवेंचुअली टांग में वेंस ख़त्म हो गई, वो समहाउ किसी दिन वो आर्टरी में लग गया, वो आर्टरी की सप्लाई ख़त्म हो गई और वो गैंग्रीन के साथ आई। कोई उसके घर के ज़ाती मामलात थे, पर उस पर भी मैं यही मतलब कि एडवाइस करता हूँ कि देखें बाद में दुख करने से, बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है कि इंसान जो कदम भी उठाए सोच समझ के उठाए और सही टाइम पे उठाए, और सही टाइम पे उठाए, और कोई ऐसा काम ना, एक तो देखें अल्लाह की तरफ से बीमारी आनी है, अगर किसी को शुगर आनी है वो आनी है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसका ना रोक नहीं सकते, पर जो बाकी चीज़ें हैं जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, वेट है जैसे मॉडिफाइबल है, स्ट्रेस है मॉडिफाइबल है, ब्लड प्रेशर है, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, वॉक करें, ये सारी चीज़ें, उससे पहले ही कि ये नतीजा ये गैंग्रीन तक पहुँचे और फिर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए तकलीफ़ बने, उससे बहुत बेहतर है कि इससे पहले मैनेज करें। अच्छा डॉक, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आप मुझे गैंग्रीन का इलाज बताएंगे आप स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज, और अगर कट भी जाता है तो बड़े लोग कटवाते नहीं है उंगली के, हमारी उंगली कट जाएगी तो पाँव बड़ा बुरा लगेगा, लो जी एंड में पूरी लत कट जाती है और डेथ भी हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप अब आप इसकी ट्रीटमेंट मुझे डॉक्टर साहब बताएंगे। और देन ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि यू आर अ लेप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन, आपका इससे क्या ताल्लुक है, ये भी हम आपसे गाइडेंस लेंगे, क्योंकि अगेन व्यूअर्स राइट बंदे के पास पहुंचना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि हमारे दांत में मसला होता है, हम जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ रहे होते हैं और डॉक्टर साहब ये दांत में दर्द हो रही है इसका भी बता दें, उसका ताल्लुक आपके यूट्रस से है खातून का, उसने आपको उसकी गाइडेंस देनी है, आप दंदियां दिखा रहे हैं जाके। सो प्लीज़ राइट डॉक्टर के पास जाना और रुजू करना भी बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने एंड पे एक नेकी करें आपको बता के कि अगर ऐसा मसला हो भी तो जाना भी किसके बाद है, ये भी डॉक्टर साहब गाइड करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद सिराज हमारे साथ है, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, बेरियाट्रिक सर्जन। डॉक्टर साहब से हम गैंग्रीन पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अच्छा गैंग्रीन का एज अ डॉक्टर, एज अ लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन आपका कोई कनेक्शन बनता है इससे? असल में देखें जो सर्जन होता है बेसिकली, हाँ जी, वो पहले एक बुनियादी जनरल सर्जन बनता है, देन वी ऑप्ट सर्टन फील्ड, जैसे मैंने लेप्रोस्कोपी में फर्दर स्पेशलाइजेशन की, पर बेरियाट्रिक में भी की, पर जो सर्जरी है, जो जनरल सर्जरी है, उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो यानी कि एक जनरल सर्जन के पास जाना चाहिए अगर आपको गैंग्रीन का गैंग्रीन का हो गया। अच्छा जो भी जनरल सर्जन होगा वो अपनी अगर फर्दर उसमें कोई इन्हांसमेंट इन स्किल्स करना चाहे तो वो करता है। मतलब इनिशियली तो हम जनरल सर्जन, जैसे मैंने एडिनबरा से ऑलमोस्ट 6 मंथ डायबिटिक फुट क्लिनिक में काम किया हुआ, पर्टिकुलरली फॉर दिस रीज़न, और ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी है। जनरल सर्जन सारे ही देख लेते हैं, पर फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न तो मैं इसको पैट्रनाइज करता हूँ अपने क्लिनिक को फॉर डायबिटिक फुट मैनेजमेंट। और वहाँ ज़्यादा जो रेफरल्स आते हैं वो आते ही उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब अब ये फ़लाँ डॉक्टर ने कह दिया टांग कट जाएगी, तो कैन यू हेल्प आउट विद दिस थिंग। तो मेरे तो ज़्यादा क्लाइंट्स ही वो होते हैं। और आपकी कोशिश 99% यही होती है बीइंग अ सर्जन की सर्जरी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। देखिए आपको हमेशा इसीलिए मैं डॉक्टर साहब तकलीफ देती हूँ क्योंकि 90% डॉक्टर्स की कोशिश ये होती है कि ऑब्वियसली दवाई का नुस्खा लिखना 3000 की फ़ीस या 5000 की फ़ीस या 2000 1000, ऑपरेशन की फ़ीस लाखों में, मिलियंस में। पेरियाट्रिक सर्जरी तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 1 मिलियन से शुरू होकर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है पेशेंट की कंडीशन से। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन इटसेल्फ एक्सपेंसिव बिकॉज वो एक न्यूअर फॉर्म ऑफ सर्जरी है कंपैरेटिवली, तो उसका एक्सपेंस आपने हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग थिएटर की तो कॉस्ट देनी है ना, चाहे बड़ी सर्जरी करो या छोटी करो। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी बड़ी ज़रूरी है व्यूअर्स। तो जब अगर इस स्टेज पे पहुँचे भी कि सर्जन के पास जाना है तो ऐसे सर्जन का इंतखाब करें जो सर्जरी हैप्पी ना हो,
बिल्कुल ऐसी। सॉरी यू आर बिल्कुल सर्जन बट आपके सामने ये बात नहीं कहनी वेरी बनती ट्रू, वेरी ट्रू, दैट्स अ फैक्ट। है। जिस्म का देखिए, हमारा हमारी कोई तो- भी हिस्सा यूजलेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो जो भी ऐसा मरीज़ आता है वो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे तो आपका नाखून उतारने की भी बड़ी तकलीफ़ होगी, व्हाट टू टॉक ऑफ ए टो और ए फुट। तो वो तो एक मतलब ऑब्वियसली देखिए, हम सर्जन से पहले तो एक इंसान होते हैं, और सिर्फ एक ये फुट रिमूव नहीं कर रहे होते ना, एक ख़ानदान के जो अर्निंग हैंड है अगर उसका फुट रिमूव कर दे तो वो तो पूरा ख़ानदान आप समझ लेना ऑन द रोड हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल डिसीजंस होते हैं, और ये ख़ास तौर पे जो गैंग्रीन वाले मामलात होते हैं, चूँकि अब ये कुछ ऐसे पॉइंट पे पेशेंट आ जाता है जिस तरह कि जिस पे अगर हम उसके वो ऑर्गन या वो हिस्सा रिमूव नहीं करेंगे तो वो सेप्टिसीमिया में चला जाएगा, वो पूरे जिस्म इन्फेक्शन फैल जाएगा और उसकी ज़िंदगी से चला जाएगा। तो वो मैं कई दफ़ा लोगों को कोट करता हूँ, मानुल्लाह साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो एक ड्रामे में यही कह रहे होते हैं कि अब्बा जी दा हथ कट गया सी, हथ काला हो गया सी, ते डॉक्टर कोल गए, डॉक्टर ने कहा जी ये हथ कटा दवो, तो असी क्या असी नहीं कटाना, तो उन्हें कहा कोई गल नहीं, फिर 6 हफ्ते बाद पूरा बाजू कटा देना। तो देखें ये ड्रामों में भी ये मैसेज देते रहे हैं, मतलब जो हमारे ये एक्टर्स थे पुराने, कि ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर गॉड फॉरबिड, वही जो आपकी पॉइंट को मैं कंटिन्यू करते हुए कि अगर एक ऑर्गन डेड हो गया उसे बॉडी के साथ लटकाने का रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इवेंचुअली उसको उतारना ही जहर है, फैलाएगा, वो जहर फैलाएगा। देखिए पहले तो वो मरेगा, कोई भी चीज़ देखिए अल्लाह माफ़ी दे, डेड बॉडी भी हम अपने घर में तो नहीं रखते ना, बिल्कुल हमें ऐसे चाहे ही, अगले से कितना भी प्यार हो, माँ बाप की भी बॉडी को आपको दफनाना पड़ता है ऐसे ही। क्योंकि वो डेड हो चुकी है। तो बिल्कुल जब ऐसे। जिस्म का कोई हिस्सा डेड हो जाता है उसको अपने जिस्म के साथ लगाई रखने का मतलब है कि उधर का जहर बाकी सारे बिल्कुल जिस्म ऐसे। में फैल जाए। बिल्कुल ऐसे। अंडरस्टूड हो गई बात। अब मुझे समझाएं इलाज जीरो से। गैंग्रीन का इलाज नहीं है, अगर गैंग्रीन डेवलप हो जाए, देखिए ये रियलिटी को नहीं अंडरस्टैंड बनने वाली है, जैसे कि हाँ, शरियाने कम बनने हो वाली है। रही मैं अब हैं। यही बात करने लगा हूँ कि इसी चीज़ में है कि गैंग्रीन डेवलप ही ना होने दें। गैंग्रीन हो गई है, समझ लें वो हिस्सा डेड हो गया, उस हिस्से ने रिमूव होना है। इसी तरह एक पेशेंट जो आता है जिसे लग रहा है कि उसे ये अलामतें आ रही हैं, क्या अलामत है? थोड़े से कदम चलते हुए मुझे दर्द होती है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता, इसे क्लॉडिकेशन डिस्टेंस हम कहते हैं जी, मैं तो 20 कदम नहीं चल सकता। एपरेंटली ठीक है, नज़र आ रहा है कि पाँव ठीक है, पर शदीद तकलीफ़ है, स्मोकर है, डायबिटिक है, उसे चाहिए अपना डॉपलर टेस्ट करवाए सबसे पहले, उसमें पता चल जाएगा उसकी शरीयानें किस लेवल तक बंद हैं। अच्छा, अब लेटेस्ट टेक्निक जुगन ये भी आ चुकी हैं कि जिस तरह हम दिल की शरीयानें खोल लेते हैं, इस तरह टांगों की शरीयानों की भी एंजियोप्लास्टीज हो जाती हैं, उनकी भी बैलून डायलिटेशन हो जाती हैं। तो जो अफोर्डिंग लोग हैं या तो वो तो ये भी करवा लेते हैं, और वो अगर उनको नालियाँ कहीं बंद हो रही हों तो वो खुलवा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम उन्हें खून पतला करने वाली दवाइयाँ देना शुरू होते हैं कि अगर उनकी नालियों के जो कैलिबर है वो कम हो गया है तो उस पर खून उनका पतला कर दिया जाए ताकि वो फरावानी से उधर पहुँच सके। पर ये तभी मुमकिन है कि जब वो मरीज़ ख़ुद को डॉक्टर के पास लेके जाए और डॉक्टर की बात माने, बजाय डॉक्टर को मनवाने के कि नहीं आप मेरी मर्ज़ी का मुझे मशवरा दे दे। जैसे अक्सर लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब एक पैर तक काला हो गया, इसे कटवाना नहीं हैगा, तो वो पहले दिन ही आके ये बता देते हैं जी हमने इलाज अपनी मर्ज़ी का। वो डॉक्टर भी फिर उन्हें ले कर चलता रहता है और वो फिर वन फाइन डे उनका वो ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है। तो इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तशख़ीस एट द टाइम, वक्त से पहले, गैंग्रीन डेवलप होने से पहले उसकी तशख़ीस करें, उसका इलाज शुरू करवाएं। अगर नाली खुलने के चांस है तो एंजियोप्लास्टीज करवा लें, अगर नाली स्टेंट भी डल जाता है, और अगर नाली खुलने का चांस नहीं है और वो पॉसिबल नहीं है, खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और डॉक्टर के रुजू से, हाँ, डॉक्टर के रुजू से। अब ये नहीं हर बंदा खाना शुरू हो जाए खून पतला करने की दवाई। हाँ मैं तो उसका नाम भी नहीं ले रही, उसका मेडिकल नाम भी नहीं ले रही, डर के मारे कि कहीं ये लोग अच्छा, तो वो शुरू होंगी दर्द की दवाई, और फिर अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। अच्छा, अगर आपका बहुत सेडेंटरी स्टाइल है कि जी उठना भी नहीं, चलना भी नहीं, ओबीज हैं, खाना पीना भी बाहरी, इन सारी चीज़ों को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो हॉलनाक और स्मोकिंग में मतलब पाँव काला हो रहा है, जो हॉलनाक पिक्चर गैंग्रीन की हम लोग देखते हो, जब ये किसी भी फैमिली के मेंबर को जाके बताते हैं कि जी आपके जो अजीज़ हैं उनकी हमने टांग काटनी, पाँव काटने, जो वो क़यामत उस टाइम पे गुजरती है, उससे बहुत बेहतर है कि अपने आप को स्टेज से पहले ही रोक लें। तो इसीलिए गैंग्रीन का इलाज उस पार्ट का रिमूवल है, ये एक रिटन ऑन द वॉल है। ये नहीं होगा कि किसी का पाँव काला हो चुका है
तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए इस बीमारी को डेवलप होने से पहले ही रोके, यही इसका टेक होम मैसेज है। इसी यही तो इम्पोर्टेंट बात है ना, हम रियलाइज़ नहीं करते। अच्छा, अंगूठा या 2 उंगलियां नहीं पाँव की कटवाएंगे, ऑब्वियसली व्यूअर्स जिस्म का कोई भी हिस्सा काटना हो तो प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात बताऊं, इसका 90% रीज़न एस्थेटिक होता है, दिखने में कैसा बिल्कुल लगता ऐसे, है। बिल्कुल क्योंकि डॉक्टर साहब अपेंडिक्स तो ऐसे निकलवाते हैं कि जैसे मजाक है, जी। और गॉल ब्लैडर, अब तो पित्ता होता है ना, जी, गॉल बिल्कुल ब्लैडर, ऐसे। पित्ते की भी सर्जरी ऐसे लोग कर रहे हैं कि जैसे मजाक है। डॉक्टर साहब आप खुद करते जी हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। हर डॉक्टर घूम के कह रहा है आपके पित्ते में स्टोन है, आप निकाल ले, पित्ते में स्टोन है, निकाल ले, और लोग बड़े आराम से निकलवा लेते ऐसे ही, हैं, ऐसे सवाल भी नहीं करते। ऐसे ही। लेकिन एक नजर आ रही है चीज, वो नहीं ऐसे करने ही, देते। ऐसे ही है, ये एक बिल्कुल। थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम बिल्कुल है ऐसे ही है जी। देखिए अब कि हम मुकम्मल नहीं रहेंगे। बिल्कुल ऐसे है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन नेचर है कि हम कभी भी हारा हुआ या नामुकम्मल नज़र नहीं आना चाहते। तो कोई कमेंट कर दे कि जी अच्छा आपका तो एक अंगूठा नहीं है, आपका ये नहीं है, तो ये चीज़ें फिर एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। पर मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है, उससे उसकी परवाह करनी चाहिए, उसे अपने हाथों से ख़त्म नहीं करनी चाहिए। इसका अल्लाह ताला ने भी आपसे सवाल करना है कि आप जानते बूझते हुए, एक चीज़ की सेंस होते हुए भी अगर आपने अपने जिस्म के साथ कुछ गलत किया तो उसका मतलब, और उसमें जो आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया, जो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो उसका भी अगर हमने फ़ायदा नहीं उठाया या उस इल्म को भी नहीं हमने यूज़ किया, तो फिर तो ज़िंदगी के साथ एक अनफेयरनेस है जी। सो डॉक्टर साहब, योर फाइनल मैसेज टू आवर व्यूअर्स। आपने गैंग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा मैसेज दिया, लेकिन डॉक्टर साहब बड़े लोग आपके पास इसलिए भी आते हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है? वेट लॉस की सर्जरी है, ऐसे ही। बट मॉर्बिडली ओबीस एंड ओबीस लोगों के लिए, जिनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई अगर गोलियों से, दवाइयों से, एक्सरसाइज से, इससे उससे कुछ नहीं हो रहा तो अब आपको ये करानी पड़ेगी। तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब जनरली एक हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हमारे व्यूअर्स को पैगाम दें। अच्छा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो दीनी जो गाइडलाइंस हैं, जो अल्लाह की बताई हुई गाइडलाइंस है या अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई गाइडलाइंस है, अगर हम उस पर अमल करें, उस पर यह है कि आप भूख रख के खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं, ओवर ना खाएं, एतदाल वाली ज़िंदगी गुजारें, ख़ुद काम करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपना हर काम खुद करते थे, और एक ज़िंदगी को मुतवाज़न तरीके से गुजारे, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बीमारी आने का ख़दशा होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी मॉडिफिकेशंस करते हैं और दीन से हट जाते हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स लाजमी आना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल को ऐसा रखें कि जिसके अंदर आप वॉक ज़रूर करें, आप कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने लिए टाइम निकालें। जो सबसे ज़्यादा अलमिया है आजकल का कि कोई हर इंसान ये कहता है जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो अपने लिए टाइम नहीं है। तो बराह मेहरबानी अपने लिए टाइम निकालें, बीमार होने से बचें। बीमारियों का इलाज बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है और वो तकलीफ़ दे है, वो आपके लिए, आपके अज़ीज़ व क़ारिब के लिए भी तकलीफ़ दे है। कोशिश करें कि बीमारी को वक्त पे तयन करें और उसको प्रॉपर डॉक्टर से चेक कराएं, और जो जिस फील्ड का स्पेशलिस्ट है उससे वही मशवरा लें और हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी 6 महीने बाद बच्चों को छुट्टियां होनी है तो हमने आके आपसे ऑपरेशन करा लेंगे, तो इसका मतलब है कि उनकी प्रायोरिटी नहीं है हेल्थ। तो बराह मेहरबानी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, बीमार होने से बचे, तशख़ीसी जो मामलात हैं उन पर तवज्जो दें, और खाना मुख्तसर तो नहीं पर वो थोड़ी खाएं जगह कि- रख के, थोड़ी जी, भूख जी, रख के खाएं। वो उस तरह खाएं और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं। और बाकी तो मैंने जिस तरह बताया कि जो एक दीन का पैटर्न है, अगर आप उसमें एतदाल लेके आएंगे, नमाज़ों में होंगे, वज़ू करते रहेंगे, वॉक करके मस्जिद जा रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला के अगर ये पैटर्न फॉलो करते रहेंगे तो बहुत अनलाइकली है कि कोई इस किस्म की बीमारी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह जी, बहुत इट्स शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर बीइंग थैंक इन यू योर वेरी मच प्रेजेंस। जी, सेम हेयर। और व्यूअर्स, मैं एक बात बताऊं, मैं ये नहीं बताऊंगी कि किसकी बात मैं भी कर रही हूं, लेकिन इनकी अपनी फैमिली में भी बीइंग अ बैरियाट्रिक सर्जन, किसी का वेट का इशू था, इन्होंने एक्सरसाइज, डाइट, हेल्थ के थ्रू उस शख्स का वज़न कम करवाया, सर्जरी नहीं की। मैंने 3 दफ़ा इनसे पूछा है और उन्होंने कहा नहीं, उसकी सर्जरी नहीं हुई, उसने अपने आप को खुद, मैंने मोटिवेट किया। ऑब्वियसली जब इस पोजीशन में बंदा होता है तो बंदा फिर कोशिश करता है अपने घर फैमिली मेम्बर्स को करो। सो बात यह है कि बीइंग अ सर्जन ही इज सेइंग हिमसेल्फ कि भाई सर्जरी ना कराओ,
ये आपका लास्ट रिजॉर्ट है, क्योंकि सर्जरी के बाद अब Options तीसरी नहीं आखिरी ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो चूंटी को मारने के लिए अव्वल तो चूंटी तक नहीं आपने मारनी, गुनाह मिलता है। प्लीज़ अपनी जगह को देख के घुमा फिरा करें कि आपसे किसी और चरिंद परिंद किसी और चीज़ को तकलीफ ना हो, लेकिन चूंटी को मारने के लिए आप बजूके का इस्तेमाल नहीं करते। चूंटी को चूंटी के लेवल पे रहने दें, जब वो इतना बड़ा बब्बर शेर बनेगा ना, फिर बजूका भी नहीं काम करेगा। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के, हमारे इस चैनल के, हमारी पीटीवी की फैमिली के बड़े अहम पर्सनालिटी हमें ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपके साथ ब्रेक से पहले शेयर किया, हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े लिविंग लेजेंड आज हमारे साथ हैं। मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा ऑनर है कि आज हमारे साथ ये पर्सनैलिटी हैं, और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करूँगी कि तबीयत ख़राब थी, लेकिन एक बहन ने, एक बेटी ने पूछा कि आप आ जाएं, तो इन्होंने इतनी मोहब्बत और इतनी रिगार्ड दी कि ना सिर्फ खुद आए, लेकिन एक और हैंडसम यंग मैन को साथ ले आए ताकि दोनों से गप लग जाए। देखिए व्यूअर्स, हमारे ये जो लिविंग लेजेंड्स हैं ना, ये हमारे मुल्क का, हमारे नेशन का सबसे बड़ा असासा है। इन्होंने ही हमारा नाम रोशन किया, डिफरेंट ममालिक में जाके परफॉर्म किया और पाकिस्तान की एक रिकग्निशन क्रिएट की, और इनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को और प्राइवेट सेक्टर में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो आइए मिलते हैं हमारे सुपरस्टार, हमारे सीनियर, हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे बहुत ही लाडले, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन आर्टिस्ट, कॉमेडियन भी हैं, लेकिन बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं पहले, उसके साथ साथ बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉमेडियन कहना तो ज़्यादती होगी ऐसे लेजेंड को। तो आइए मुलाकात करते हैं सलमान कोडू साहब से, जो उनके साहबजादे हैं, और लेजेंड का इंट्रोडक्शन करा दूं मैं सलमान? जी जी करा दूं? जी जी लोगों को यकीन नहीं आना कि आज वो हमारे शो पे आए हैं। मिलवाऊं? जी जी बिल्कुल। हमारे साथ हैं जावेद कोडू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, एक मिनट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा जावेद साहब, अगर आप बुरा ना बनाएं तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका असल नाम तो माशाल्लाह से मोहम्मद जावेद असगर अली है। हाँ जी। तो ये जावेद कोडू नाम कैसे लगा? कोडू नाम मेरा ना जी, मैं हाजी अलबेला साहब के पीछे बड़ी देर पड़ा रहा कि मेरा नाम कुछ रखें, क्योंकि वो बड़े फनी नाम रखते थे और बड़े परफेक्ट नाम तो रखते थे। वो उन्होंने एक दिन कहा, भाई चलो आज से तुम मेरे शागिर्द हो, तो मिठाई भी उन्होंने खुद बांटी। तो मेरे ज़हन में था कि ये अब कहेंगे मुझे एक चादर ला के दो, एक सूट ला के दो, मिठाई का डब्बा लेके आओ, वो सारा कुछ उन्होंने खुद ही करके, तो मुझे कहते हैं भाई आज के बाद तुम्हारा नाम कोडू है। मैंने कहा हाजी साहब की दवाई वर्गा ना रखता है कोडू। कहते पुत्र चुप, ऐसे बरकत पाएगी। तो मैंने कहा ये कहेंगे कि टेलीविज़न पे ऐसे बोलना है, थिएटर पे ऐसे बोलना है, फिल्म में ऐसे बोलना है, तो वो मुझे सीधा ही कहते बेटे आज के बाद नमाज नहीं छोड़नी, सच नहीं छोड़ना, और किसी के साथ धोखा नहीं करना, तो तू मेरा शागिर्द है। तो वहाँ से आपका नाम पड़ा जावेद कोडू। और जावेद साहब फिर आगे से आपने अपनी अगली जनरेशन्स का भी नाम कोडू ही रखा? हाँ जी, पहले ये था कि कोडू नाम से पहले जो छोटी हाइट के पर्सन थे उनको बौना, मोछा और न जाने क्या क्या कहा जाता था। तो अल्लाह ने एक ऐसा कोई करम किया कि वो जो बुरे अल्फाज थे ना, वो एक अच्छे अल्फाज में शामिल हो गए कि कोडू, या अब जो भी छोटी हाइट का ना उसे कोडू ही कहा जाता है। ठीक है, और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स के कोडू के वर्ड को बुरे तरीके से ना यूज़ किया करें। एक नाम जो बाइज़्ज़त अंदाज में दिया गया और शागिर्दी में लेके एक सीनियर ने दिया, उस नाम को जब कोडू कोडू कह के हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ये चीज़ छोड़ दें।
जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि जब डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं तो उन्हें डिसेबल कह देना या उनको ये कह देना कि ये तो एब नॉर्मल है या ये रिटार्डेड, अल्लाह माफ़ी दे, तोबा इस्तग़फ़ार, हैंडीकैप्ड है, इस तरह के वर्ड्स मत यूज़ किया करें। एक वर्ड का अगर अच्छा मतलब था तो उसको अच्छा ही रहने दें। अच्छा सलमान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक लेजेंड का बेटा होना आसान काम नहीं होता, बिल्कुल। क्या कहोगे इसके बारे में? कुछ नहीं, बस यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत कि मुझे इनकी औलाद अल्लाह ने बनाया, ऊपर से कामयाबी भी इतनी माशाल्लाह दी, क्योंकि सलमान माशाल्लाह आपकी अपनी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह की रहमत और इनकी दुआएं हैं, मैं तो कुछ भी नहीं था। बेटे बहुत से लोग लेजेंड के बच्चे होते हैं और उनको लोग पहचानते भी नहीं हैं। ऐसे ही है बस, लेकिन ये है कि पापा ने एक कहा था कि किसी के साथ भी ना, एक तो पुअर टॉक नहीं करनी, सबके साथ आंखें नीचे करके बात करनी है बस, उसके बाद देखना अल्लाह पाक आसानियाँ करता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़र आता है आज, जो पापा ने सिखाया था। और वो आपके काम में सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाबी तो हर किसी को ही मिल जाती है आजकल के ज़माने में, इज़्ज़त बड़े कम लोगों को मिलती है। बिल्कुल। और ख़ानदान की इज़्ज़त को लेके चलना, लेकिन प्रेशर नहीं फील करते हो सलमान? देखो जब एक इतना बड़ा सुपरस्टार हो बाप तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर हर वक्त लोग मुकाबला लगाते रहते हैं। जी। उसके बारे में क्या कहोगे? अब टफ टाइम मिला इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, काफ़ी दफ़ा। अब तो ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ठीक हुआ। लेजेंड के बच्चों को ज़्यादा मुश्किल टाइम मिलता है, क्योंकि हर बंदा कहता है इसको क्या ज़रूरत है, ओदा प्यो बैठा है ना पीछे, ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो बच्चे बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं क्योंकि मुकाबले लग रहे होते हैं। स्ट्रगल करके आ रहे होते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं। हमने तो वो देखा है कि बताने को दिल भी नहीं करता, फिर दिल करता है कि यार छोड़ पड़ा। हाथी के खाने के दांत और हैं और दिखाने को और हैं। क्या बात है बेटे। बस, और यहीं पे भी वही सब। और ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमन चीज़ है, ये है, आओ हंसाओ मजाक करो हमारे प्रोग्रामों पे, लेकिन कभी गेस्ट की कुर्सी पे ना बैठना। क्यों भाई? ऐसे ही है। जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो हर सिचुएशन में अपने आप को मनवा गए हैं, मैं उनको फिर क्यों ना इज्जत दूं? सवाल तो ये है ना। बिल्कुल। अगर इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम करने का मज़ा जो आया ना, वो इमरान अशरफ भाई के साथ आए, ही इज़ लवली, सच्ची मुच्ची, ही इज़ लवली। बहुत, मैं कह रहा हूँ उनके जैसा इंसान नहीं देखा आज तक। वो बहुत अच्छे इंसान है, सच्ची मुच्ची के अच्छे इंसान। आई नो, मैं उसको पर्सनली भी जानती हूँ और ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उन्होंने अच्छा काम करवाया है। जब उनके सीरियल में भी काम किया, उन्होंने रोल कुछ और था, उन्होंने उसको रोल को ऐसा किया कि वो मज़ा आ गया। वो सब ने मुझे कहा वही तुम वही हो चौधरी बुलंद बख्त, मैं कहा हाँ मैं वही हूँ। वो बस अल्लाह की रहमत होगी। इमरान भाई का बहुत ज़्यादा मैं हाथ मानता हूँ कि पापा की दुआओं के बाद इमरान भाई ने बड़ा सपोर्ट भी किया और प्यार भी किया। आई एम सो ग्लैड। एंड मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जिस तरह उन्होंने अमानुल्लाह साहब की बात की, अपने सीनियर को रिगार्ड दी, आपने भी अपने काम में तो टेक्निकली इमरान सीनियर है, उनको भी आपने रिगार्ड दी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये भी बड़े इंसान की सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है कि जब उसको इज्जत मिल रही हो तो जिनको वो मानते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं उनका नाम साथ लेना, इसके लिए भी दिल बड़ा करना पड़ता है। अच्छा पुत्र हुन मैं अब बात देते फोकस, तू बह जाऊँ चुप करके। अच्छा तो जावेद साहब, कहानी कहाँ से शुरू हुई मीडिया की? कहानी 1981 से शुरू हुई। इतने पुराने तो नहीं लगते आप। मैं 54 साल का हूँ। झूठ ना बोलें। हाँ, मैं झूठ बोलूँ मुझे बड़ा होना नसीब ना हो। अच्छा चलिए बताए फिर क्या हुआ? अच्छा 1954 में क्या हुआ? सबसे पहले मैंने फिल्म की नाच। अच्छा नहीं, आप आगे निकल आए हैं सर। अच्छा, एक उससे बचपन पीछे भी तो था ना। देखिए स्टार बन गए तो कद छोटे होने का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, क्योंकि आप स्टार बन गए और लोगों ने पहचाना। उससे पहले भी तो एक जर्नी होती है ना, जिसको हम सफ़र कहते हैं, और अंग्रेजी में कहें तो सफ़र होता है, यानी कि टॉर्चर से भी बंदा गुजरता है। मेरा ना जी एक दोस्त था, अल्लाह करे अगर है तो अल्लाह पाक उसे ईमान और खैर वाली सेहत अता करे। आमीन, आमीन। अगर चला गया है तो अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक सबको बख्श दे। आमीन। तो वो मुझे अमानुल्लाह साहब का ड्रामा दिखवाने लेके गया। रश इतना के हज़ारों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, तो सब लोग इतना हंसा रहे थे, लेकिन जो हिस्सा अमानुल्लाह साहब के खाते में आ रहा था वो उनके खाते में नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे दोस्त कहने लगा यार तू भी थिएटर किया कर। मैंने कहा भाई मैं एक बंदे के सामने नहीं बोल सकता,
ये तो कितने हज़ारों के हिसाब से। तो फिर वहाँ से गए, कुछ दिन गुजर गए तो मुझे कहता है यार मुनव्वर ज़रीफ साहब की फ़िल्म देखने चले। तो मैंने इजाज़त ली घर वालों से, तो चले गए। जैसे ही मुनव्वर ज़रीफ साहब की सिनेमा हॉल के स्क्रीन पे एंट्री हुई, सब जितने हॉल में बैठे हुए थे सब ने कहा अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो वो बात मेरी ऐसी दिल में बैठी कि यार अल्लाह मुझसे भी कोई ऐसा काम कराए कि मेरे मरने के बाद कोई एक तो कहे कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, ना कि ये कोई कहे कि यार अच्छा हुआ गया। क्या बात कर रहे हैं भैया, हम तो आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे, आमीन। और साथ में आप अपने बच्चों के और अपने जूनियर्स के सर पे सलामत रहें। सर आप किधर आगे की बात हमें बता के हमारा दिल ख़राब करें। बट ये सोच आपके दिमाग से गुजरी और बड़ी अच्छी सोच है। मुँह पे तो भैया सारे ही अच्छे हैं, जो अब तो खैर वो इस ज़माने में आया है। बेटे आप छोटे हो हमारे से, हम लोग उस ज़माने के हैं जहाँ पे लोग मुंह पे अच्छे होते थे कम से कम, तो पीठ पीछे आप तो खैर मुंह पे भी अच्छे नहीं रहे लोग, लेकिन जो लोग मुंह पे अच्छे होते हैं बाद में क्या कोई दुआ करे ना करे, असल तो तब पता चलता है ना दुनिया से रुखसत होने के बाद। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अच्छा फिर एंट्री कैसे हुई इंडस्ट्री के अंदर? एंट्री पापा अलाउद्दीन साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके साथ मुझे मिलवाया गया। उन्होंने बड़ा प्यार किया। तो उन्होंने उसी वक्त नासिर हुसैन साहब बैठे हुए थे डायरेक्टर, उन्होंने कहा यार तेरी वो जेह्ड़ी फिल्म शुरू नहीं हुई तो तू ओहदे च मतलब एक अद्धी एंट्री करा दे इनू, कोई ऐसी गल नहीं। तो उन्होंने करवाती। पहली फिल्म दे 50 रुपए मैनू मिले। फिर एक पापा अलाउद्दीन साहब होर हुंदे सन, उन्हों का नाम सी पापा अलाउद्दीन साहब प्रिंस के ऐसे करके। अच्छा। फिर मैं उनके दफ्तर में रहा काफ़ी देर। तो उन्होंने मुझे स्टेज ड्रामे भी करवाए, टेलीविज़न का भी करवाते रहे। लेकिन फिर थिएटर पे मुझे अमानुल्लाह साहब और जमील बिस्मिल साहब लेके आए। क्योंकि आपने उस ज़माने में थिएटर में काम किया जब थिएटर बहुत अच्छा होता था, पूरी फैमिलीज जाती थी। बिल्कुल सही। तो व्यूअर्स उस थिएटर के बारे में ना सोचे जिसके बारे में अब लोग बुरे तरीके से बात करते हैं। हम उस थिएटर की बात कर रहे हैं कि जब पूरे ख़ानदान जाते थे, नानी दादी भी साथ होती थी, अम्मा अब्बा भी साथ होते थे, बच्चे भी साथ होते थे, और हर बंदा वो ड्रामा देख सकता था क्योंकि डिसेंट पॉट था। फनी बातें होती थी, गंदी बातें नहीं होती थी। फनी बातों के साथ एक सबक होता था। बिल्कुल। तो क्या नाम लेते हैं, जमील बिस्मिल साहब मुझे लेके आए। उन्होंने ना अपने जो बच्चों के लिखे होते थे ना उन्होंने किरदार जी, वो स्पेशली उन्होंने मेरे लिए एक चूज़ करना कि ये बच्चा ये करेगा। तो फिर ये देखो अब्बू भी कभी बच्चे थे 800 साल पहले, लेकिन अब्बू भी आप ही की तरह कभी बच्चे थे। तो यही टेलीविज़न की बात है। तो उस वक्त रिहर्सल हुआ करती थी, यानी कैमरा रिहर्सल वो जो भी हुआ करती थी। तो हमारे जीएम साहब ने देखा कि वो बड़ा अच्छा उन्हें लगा। देखे ना कि जावेद साहब आपको अच्छे लोग मिले, भले लोग मिले। ऑब्वियसली आप जो बातें बता रहे हैं वो गैप से हुई। ये तो नहीं है ना कि एक के बाद दूसरा हर बंदे ने कहा आओ जी जावेद साहब ये वो। जैसे कि उन्होंने कहा दफ्तर की ज़मीन, दफ्तर में भी किसी के रहे, मतलब किसी के दफ्तर में रहना कोई आसान काम नहीं होता। दफ्तर में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती जो घर में होती हैं, यानी कि घर भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, घर में दफ्तर में रहे, उधर से फिर स्ट्रगल करके। अब वो प्यारे अल्फाज में बात करें, मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ ना, एक बड़ी स्ट्रगल, एक बड़ी मेहनत, और उसके बाद भी ये बात याद रखें कि जब आप थोड़े मुख्तलिफ होते हैं दूसरों से दिखने में, तो फिर पैसे भी फिर आपको उसी हिसाब से लोग देते हैं। कौन सा आपको 1 लाख रुपए एक एपिसोड का मिल जाता है बेटे? ऐसे ही है। सीधी जो बात है, खरी बात करते हैं ना। खरी। जिन लोगों से आपने रंग भरना है उन्हीं को आपने पैसे नहीं देने, मिनिमल पैसे देने। मुझे अभी तक बच्चों वाले पैसे देते हैं कि शायद ये बच्चा ही है। मैंने और हसन मुराद साहब ने इस फील्ड के लोगों से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए लेना है, जो आज कहते हैं अच्छा यार तेन कल मिल जाएगा की गल।
इस लाइन में कल नहीं आई अभी तक, एक कल नहीं आई और एक आज नहीं आई, हम पिछले में ही रह रहे हैं। आज तो आ गई ना, एक तो कल नहीं आई और एक फेर नहीं आई। अच्छा यार तेन फेर मिल लांगे, आए और अब्बा दोनों नहीं आई। अच्छा सलमान, क्या आप भी ये मसाइल फेस कर रहे हो? देखो हम लोगों ने तो किए हैं, जी जी। क्या आप भी ऐसे इश्यूज अब फेस कर रहे हो या कुछ बेहतर हुआ है आप लोगों अब बेहतर है, पहले किए हैं, स्ट्रगल भी किया है, अच्छी वाली स्ट्रगल किया है, घर से पैदल भी गए। माना कि पापा के बेटा हूँ, लोग समझते हैं कि नहीं। आप कितने भाई बहन हो बेटे? हम 3 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। और अम्मी? अम्मी तीनों की एक। नहीं, अल्लाह का शुक्र है भैया, आप पे तो कम से कम हमें एतबार है, दूसरों की टेंशन नहीं। मैंने कहा और अम्मी भी साथ घर में होती हैं। अच्छा बाय द वे, अम्मी की तरफ पहुंच गई, रुको एक सेकंड, शादी कैसे हुई सर? ऐसे सानू बता दो प्लीज। हाय मुस्कुराहट चेक करे। अरेंज मैरिज। अरेंज है? हाँ सर आप मीडिया में काम करते थे, इतने लोगों से आपकी जान पहचान, टाकरा, आपकी अरेंज मैरिज हुई? तो फैसला किसने लिया अरेंज मैरिज का? नहीं होती है अरेंज में मैरिज है, जो मतलब लव मैरिज भी अच्छी होती है, लेकिन अरेंज मैरिज जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। बेटा आपकी शादी हो गई है? जी वो भी अरेंज थी? जी। आई एम सो सॉरी बेटे। यानी कि अब्बा जी ने कराई? नहीं, दादों ने। दादों ने? यानी कि दादों का एक सीक्वेंस चलता आ रहा है। जी। सबकी शादियां दादों कराती जी। हैं? माशाल्लाह से, अल्लाह उन्हीं को ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, आमीन। अच्छा सो आपकी भी शादी, अच्छा आपकी शादी किस स्टेज पे, किस एज पे की? 19। बड़े बेटे की शादी 21 साल में, मेरी भी 21 साल में। उसको 2 साल की भी मार्जिन नहीं दिया आपने? नहीं बुरी बात है वैसे, मेरा भाई, मैं सदके मेरा बच्चा। दूसरी करानी। हाँ मुझे बड़ा अफसोस हुआ ना। अच्छा। वो हो सकता है ना कि बंदा कुछ सोच के बैठा होता है, 19 में कर दी कि सोच भी ना आए जहन में, सोच से पहले ही हो जाए। बट ये भी एक पुराने क्या अभी भी एक चीज़ चलती आ रही है कि पेरेंट्स कहते हैं कि भाई मीडिया में काम करना है, ओके शादी कर लो, सेटल हो जाओ, घर के मामला सेट कर लो, क्योंकि सीधी बात है ये इंडस्ट्री इतनी अनस्टेबल है। आपने हम भी फेस किया होगा कि दादी अम्मा आ गई या अम्मा जान आ गई या अब्बा जान आ गए, तो उनके सामने आप नहीं यहाँ बोल पे सकते। कितनी तेज बन रही हैं, तो वहाँ पे ऐसे होंगी कि अच्छा जी होना पड़ता है, कोई वाली बात है ना। एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र है हमारे कल्चर की ये चीज़ अभी भी बरकरार है, बड़ों का अदब। ब्रेक की तरफ चलेंगे। मैंने ऐसी जगह पे ऐसी लड़कियां देखी हैं कि जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन जब बड़ा चला जाता है तो उसी तरह बाहया होके पर्दा लेती हैं, ये दुपट्टा लेती हैं। अगर अजान हो रही हो तो उसका उसी तरह एहतराम करती हैं जैसे एहतराम करने का हक है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जावेद साहब का करियर सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या एंजॉय किया, थिएटर, फिल्म, टेलीविज़न, एंड बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। और इस वक्त क्या आगे के प्लान्स हैं और ये यंग मैन क्या करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें लेक्चर देने के अलावा हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हमारे लिविंग लेजेंड हैं जावेद साहब, लेकिन किचन की तरफ नज़र डालनी ज़रूरी है, वहाँ पे भी ज़रा नज़र डालते हैं जी। सुबह टॉपिक की वजह से आपका मूड थोड़ा अपसेट था, लेकिन लेजेंड्स ने बहुत अच्छा कर दिया। और सुबह ये मिस हो गया था कि कलर बहुत सूट कर रहा है, मैंने कहा डिप्रेस हैं तो चलो हम नहीं यार वो तो आपको पता End है में। आजकल ये जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ये सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको ख़राब किया जा रहा है और उनके करियर्स को बर्बाद किया जा रहा है, वो ज़्यादती है, तो वो उस पर तो बनता ही है। बट ऑब्वियसली ऐसे लिविंग लेजेंड हमारे साथ हों जिन्होंने इतने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं, उनको डिप्रेशन से निकाला है, उनको वो ज़िंदगी जीने की उमंग उनके अंदर वापस पैदा की है जो ख़त्म हो गई है, तो ऐसे लोगों तो फिर इसीलिए खड़े होकर सलाम किया कि हमारे मेरे सीनियर तो हैं ही काम में, लेकिन उसके अलावा एक लेजेंड है। चिकन रोल पराठा बिल्कुल रेडी है और हम इसको सर्व कर रहे हैं मायो और केचप के साथ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसी तो सैलेड भी तैयार कर देते हैं। बस ये बचा था चिकन तो मैंने कहा चलें एक बाउल में हम अगेन फैमिली का हर बंदा जी यूटिलाइज कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और अगर आपने पराठे में नहीं बनाना तो आप चपाती में भी Separately बना खा सकते हैं, बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी हेल्दी जी। स्नैक हो जाएगा।
थैंक यू। सो जी सर जी, कुछ नाम आपके साथ शेयर करने हैं, लेकिन उससे पहले थिएटर, फिल्म या टीवी, इन तीनों में से आप सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या करते हैं और क्यों? क्योंकि एक्टर आप तीनों कैटेगरी के हैं। थिएटर, अच्छा, थिएटर के बाद फिल्म और टेलीविज़न ठीक है। तो थिएटर क्यों? हैं। थिएटर क्यों इतना आपको अच्छा लगता थिएटर का ये है ना कि जो आपने किया है वो उसी वक्त रिजल्ट मिल जाना है। फिल्म और टीवी उस वक्त रिजल्ट मिलना है जब ये चलेगा। तो थिएटर तो ऑन द स्पॉट आपको बिल्कुल। अच्छा है नहीं अच्छा वो फौरन पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए सर, अब मैं कुछ लोगों के नाम लूँगी, आपका अगर उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा हो, तो वैसे तो सबके साथ आपने किया, तो अगर अपना एक्सपीरियंस और अगर कोई उनसे रिलेटेड बात, और बाय द वे मिस्टर सलमान कोडू जी जी आप भी बता सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ शायद आपको भी मौका मिला हो काम करने का, तो अगर करने का मौका मिला तो ज़रूर अपनी भी एडिशन करना। सबसे पहले सर मैं बात करना चाहूँगी हाजी अलबेला साहब की और उनके साहबजादे हनी अलबेला। क्या बात है। हाजी अलबेला साहब ने नाम मेरा रखा कोडू, और फिर उनके साथ मैंने पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत काम किया। सही। और ऐसे हनी के साथ भी किया, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी। सही। दादाबू के साथ तो मैं काम नहीं कर सका, क्योंकि मैं इस फील्ड में जब आया नहीं था तो दादाबू इंतकाल कर चुके थे। चाचू के साथ बहुत मज़ा आता है, चाचू हनी के साथ। हाँ जी। हम काम अगर इतना सा किया तो हंस इतना रहे हैं, और हमें ज़्यादा हंसाने वाले ओन भाई होते हैं। बिल्कुल। वो इतना हंसाते हैं कि बस माशाल्लाह। कर दो ओन भाई, बस भी कर। हाँ बट हनी इज़ अ लवली पर्सन, बहुत प्यारा इंसान है, बिल्कुल। बहुत मीठा प्यारा इंसान है। और मेरे भी भाइयों की तरह है, तो इसलिए मेरा उनसे अपना ही एक मुख्तलिफ सा लाड है। पप्पू बराल साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब क्या करे। बात। प्यारे भाई हमारे एक और। हाजी अलबेला साहब के बाद थिएटर पे अगर किसी का एक्शन रिएक्शन अच्छा था ना, वो बब्बू बराल साहब। यानी ज़रा सा फौरन, यानी वो बात कम करते थे, एक्शन ज़्यादा करते थे। बिल्कुल सही। और उसी से अच्छा खासा बंदा हंसता चला जाता था। क्या बात। मस्ताना साहब। क्या बात है। मस्ताना साहब हो गए, अमानुल्लाह साहब हो गए, तारक जावेद साहब हो गए, जावेद हसन साहब, शौकी खान साहब, आबद खान साहब, इनको मैं ना हाजी अलबेला साहब के समेत सबको यानी जानबूझ के छेड़ता था कि ये, तो वो फिर मेरी इतनी अच्छी दुर्गत बनाते थे कि मेरे जान बचाना मुश्किल होती थी। अच्छा, क्या बात है। एंड सुहेल अहमद साहब। एक तो इफ्तिखार ठाकुर की भी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी उनसे दोस्ती भी बहुत है, उनके बारे में भी बताइए। ठाकुर माशाल्लाह बहुत वो अच्छा। भी हाजी इफ्तिखार ठाकुर, और ना सिर्फ खुद उन्होंने माशाल्लाह इतने हज किए, हम जैसे नालायकों को भी कराते हैं। ले ठाकुर जाके। में बहुत सी बातें अच्छी हैं, लेकिन एक और बात जो अच्छी है कि वहाँ पे आपको पता कितना रश होता है, और मीलों मील बंदा गुम हो जाए तो मिलता मुश्किल है। ठाकुर अभी एक हाजी को ढूंढ के लाएगा तो दूसरा आते हुए फिर गुमा होगा, चलो भी फिर दूसरी तरफ। वो हाजी इफ्तिखार ठाकुर वो बंदों को ढूंढता रहता है। वो अल्लाह ने शायद उसकी यही ड्यूटी ज़्यादा पसंद करके उससे अल्लाह ने इतने हज करवा दिए। माशाल्लाह। और ये बताइए सुहेल अहमद साहब। क्या बात है जी, बहुत अच्छे। अभी की जनरेशन में अगर हम माशाल्लाह किसी को उन्होंने- लिविंग लेजेंड कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। वो माशाल्लाह ਵੱਡੇ दिल होने दे नाल ना मुंह भी बड़ा है। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह उनके मुंह को इसी तरह बड़ा रखे। अब मैं उसमें कमेंट करूँगी तो मार मुझे पिटनी है, आप जो मर्जी कहेंगे आपको माफ़ी है, मुझे मार पिटेगी। लेकिन अनदर ब्यूटीफुल पर्सन। अच्छा, ये क्या मामला है कि जो लोग एक्टिंग में कॉमेडी का इंतखाब करते हैं वो इंसान बड़े अच्छे होते हैं, हर किसी का ख्याल करने वाले, लिहाज करने वाले, प्यार देने वाले, और आजिज़ी बहुत होती है। देखिए कॉमेडियन में आजिज़ी बहुत है, एक्टर में नहीं है। दूसरा जो सारी एक्टिंग करता है उसमें नहीं है। आप ये बात बखूबी जानती होंगी कि एक्टर जो होगा ना, फनकार, ना वो चोरी करेगा, ना डाका मारेगा, ना किसी का हक खाएगा,
ना कत्ल करेगा, ना जुल्म करेगा, ना किसी ऐसे काम में नहीं आएगा जो इंसानियत के खिलाफ हो, बिल्कुल जो ईमान और खैर के खिलाफ हो। बिल्कुल वो खैर वाली बात सोच सकता है, खैर वाली बात कर सकता है। बिल्कुल सही। तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह खैर वाली बात करवा देता है, उसकी इनायत है, बड़ा करम है, शुक्र अल्लाह का। सलमान, जी आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं मुज़ाकरात। और क्या इश्यूज़ हैं जो आप फेस कर रहे हो एज एन आर्टिस्ट? क्योंकि जो भी आर्टिस्ट आता है, डजेंट मैटर कि वेदर वो मतलब किसी भी कैटेगरी का हो, हम सबसे एक ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आजकल फेस कर रहे हो जो बॉदर कर रही हैं? फिर आजकल वैसी ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं जिनको मैं फेस कर रहा हूँ, लेकिन आजकल जो कर रहा हूँ मसरूफियात हैं। कुछ दिन पहले एक गाना आया था हमारा, ठीक है, ऑन भाई ने किया था, उसमें एज अ मॉडल। जी 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 जी, थोड़ा सा। जी, आपने कुछ छोड़ा नहीं है आप करने को, जी, हम जी। लोगों को भी कुछ करने दें। जी जी, आप भी करें। नहीं नहीं, हम भी चाह रहे हैं ना कि तो रोजी रोटी कमा ले, सारा आपका डिपार्टमेंट तो नहीं हो सकता ना नहीं बॉस। तो आप हम उम्र से करें ना, तो अब मैं बैठ बैठ के ऐसे कर लूँगा। आप ज़रा मॉडलिंग सही बात, आपको तो मॉडलिंग आती है। मैंने अपनी उम्र कम दिखानी है स्क्रीन पे या बराबर की दिखानी है, कुछ सोचें। अच्छा अच्छा बहन हूँ अच्छा। आपकी, को ख्याल करे मेरा। हाँ भैया, हाँ, फूफी के sorry साथ भाई, अगर वो मॉडलिंग कर नादिन, लेगा sorry। तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि फूफी भी जवान है। जी भैया मेरा भी सोचे ना, को ख्याल करे। भाई ये जवान है, मतलब हम सबसे छोटी हैं, और ये इतनी छोटी हैं कि ये बहुत छोटी हैं, you. लेकिन ख्यालात और नेकियों में बहुत बड़ी हैं। आई लव यू भैया, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको आबाद रखे। लेकिन अच्छा, स्पोर्ट्स के बड़े फैन, क्रिकेट का मसला क्या है तुम्हें? क्यों दुखती रख पे हाथ रखती बताओ मुझे इसके बारे में। मुझे लग रहा है ये जो है? यहीं से मिली है। स्पोर्ट लवर है ना, क्रिकेट लवर है, तो मैं भी। हाँ यार, मैच चल रहा होता वो बस नहीं चलता कि स्क्रीन के अंदर से घुस के थप्पड़ लगा जाए अगले को, ऐसे ही जिसने है। इनके हिसाब से चौका या छक्का नहीं मारा, नाम नहीं ले ऐसे ही सकते, है। बड़े हमारे वो भी स्टार्स हैं। तो आप अपनी पहले इस फनकारी बताएं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं इधर आऊँगी। मैं बैट्समैन अच्छा हूँ। बाउंस जब आता है ऊपर से निकल जाता है, इट्स हाँ। ओके, वहाँ से रन हो जाती है। इसीलिए तो मुझे अपनी टीम में रखते हैं दोस्त मेरे। अच्छा, स्कोर 1-2 स्कोर एक्स्ट्रा मिलता है मेरी वजह से। नाइस। तो एक बात बताओ, जब ये सेलिब्रिटी क्रिकेट का इनका होता है पूरा जी। मामला, तो अगर आपको कहे तो आप भी करोगे साथ? ज़रूर, पीछे क्यों हटना है। नाइस, कहना है इमरान को। इमरान भाई, मैंने भी खेलने क्रिकेट। अरे क्रिकेट है इमरान। ना? नहीं नहीं, देखो ना, इमरान अशरफ को तुम देखो कि वो खुद भी तो पार्टिसिपेट करता है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो कहो कि मैंने भी जाना है। इंशाल्लाह। जी जी, क्योंकि जिस टीम में आप होंगे वो जीतेगी टीम। बिल्कुल। सर जी, मैं स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा था, कदाफी स्टेडियम में। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये बल्ला ख़राब है जिससे मैं खेल रहा हूँ ना, तो दूसरी साइड पे ना एजाज अहमद साहब प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, मैंने कहा एजाज साहब अपना बल्ला दे दो, मैं ज़रा ठीक तरह खेला। अगो मैनू जवाब आया, यार जावेद ये बल्ला वे कपड़े धोने वाली थापी नहीं। नहीं हंसना चाहिए, बुरी बात होती है। लेकिन आप देखते हुए भी बड़े इमोशनल हो जाते हैं क्रिकेट। मैं हो जाता हूँ, लेकिन इतना इमोशनल नहीं होता, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ ना, बल्कि स्पोर्ट्समैन क्या, कप्तान रहा हूँ। कप्तान रहे। हाँ, बाबा जी कवि खान साहब मेरे अंडर खेले हैं, हम्म, अपना जमील फ़खरी साहब मेरे अंडर खेले हैं, नईम भट्ट साहब, ज़ुबैर साहब, और जनाब काशिफ महमूद और फैसल कुरैशी। हाँ जी, हाँ जी, सब फैसल आपकी कप्तानी के अंदर कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, फाइनली आपका पैगाम उन सब यंग लोगों के लिए जो मीडिया में आना चाहते हैं, स्पेशली जो कॉमेडी में आना चाहते हैं। जावेद भाई, दिल की बात बताऊँ ना, तो आजकल की कॉमेडी देखने को दिल नहीं चाहता। सॉरी बेटा, आप भी उसी सर्कल का हिस्सा हो। इक्का दुक्का 4-6 लोग हैं, ये हो गया, इमरान हो गया, अपने इफ्तिखार ठाकुर हो गए, ये भी अब इफ्तिखार ठाकुर साहब तो पिछली मतलब सीनियर में आते हैं ना, जूनियर बल्कि लॉट में। ठाकुर भी कुछ थिएटर छोड़ गए। नहीं तो वही वाली बात की ना, कॉमेडी की तरफ जो आना चाहते हैं, जिस तरह आपने अपने बेटे को इतना बाअदब और तरीके से भेजा इस फील्ड के अंदर, आपका मशवरा क्या है उन लोगों को? अर्ज ये है, जो बंदा आना चाहता है जिस फील्ड में भी,
गाने की फील्ड में, कॉमेडी की फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड में, जो भी है वो सीख के आए कि ये कौन कौन बंदे हैं, इनके म्यूजिशियन कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, राइटर कौन है और ये गायक कौन है, सबको देख के आए। ये नहीं कि एकदम मुंह उठा के सीधा ही लो जी ऐसा मुंह देख लो, वो नहीं, सीख के आए। फिर उसे पता भी होना कि अदब कैसे करना। बिल्कुल वही वाली चीज़ होती है ना कि व्यूअर्स, बाअदब इंसान का नसीब हमेशा अच्छा ही होता है। और अगर हम अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और अपने जूनियर से प्यार नहीं करेंगे तो फिर हमें उस पोजीशन में नहीं होना चाहिए जो हमें अल्लाह ताला ने अता की है। अल्लाह ताला ने ख़ुद यहाँ पे ज़मीन पे उतर के नहीं हमारे काम करने को तो रब ताला कुछ भी कर सकते हैं, वसीले होते हैं। लोगों की ज़िंदगी में वसीला बने, लोगों की ज़िंदगी में एंग्जाइटी और टेंशन का कॉज ना बने। और इस फील्ड में जो हमारे इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, चाहे वो कैरेक्टर एक्टिंग कर रहे हो, मेन लीड पे कर रहे हो, व्हाटएवर कर रहे हो, एज अ मॉडल अभी मेन लीड पे भी काम किया सलमान ने। दुनिया बदल गई है व्यूअर्स, थोड़ा सा हमें भी अपनी मेंटालिटी और अपनी सोच को बदलना चाहिए और उन लोगों को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ डेडिकेट और कमिट कर दी हैं आप लोगों को एंटरटेन करने में और उसके साथ साथ आपके मुल्क का नाम रोशन करने में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बाहर जाके हमारी पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं, ना कि वो नेगेटिव इमेज जो इंटरनेशनली लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। सो सर खुश रहें, आबाद रहें, हमारे सर सलामत रहें, आमीन। बेटे लगे रहो, एक हमारी है कुछ शूट वूट का मामला, अब्बू को नहीं बताएंगे, ओके। ये हमारी डीलिंग है। तैयबा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे बहुत ही प्यारे इस लिविंग लेजेंड को हमारे सर पे सलामत रखें और ये हमें इसी तरह एडवाइस देते रहें, हमें गाइड करते रहें और काम की तरफ भी ज़रा फिर से मज़ीद वापस आएँ। आपके बगैर बॉस फील्ड में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे शो कंक्लूड करेंगे। खुदा हाफिज़।